हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज के हम वीडियो में बात करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो रेस्पिरेशन इन जनरल मैंने पढ़ाया था उसके नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि जो गैसेस हैं वो किस तरीके से एक्सचेंज होंगी। जैसे कि जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी के अंदर गैसेस कैसे एक्सचेंज होंगी, और जो टिश्यू है यानी कि बॉडी सेल है या फिर जो टिश्यू है उसके पास जो गैसियस एक्सचेंज है ब्लड से वो किस तरीके से होगा, हमें यही बात करनी है इस टॉपिक के अंदर। तो जो मैकेनिज़्म है वो हम दो लेवल पे पढ़ते हैं, एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब कि पल्मोनरी गैस एक्सचेंज, पल्मोनरी गैस एक्सचेंज ये होगा एल्वेलाई लेवल पे। और इंटरनल रेस्पिरेशन मीन गैस एक्सचेंज एट टिश्यू, कि टिश्यू लेवल पे, सेलुलर लेवल पे गैसियस एक्सचेंज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, कि पल्मोनरी लेवल पे किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा। तो पल्मोनरी लेवल पे जो गैसियस एक्सचेंज है वो किस किस के बीच में होता है, ऑक्सीजन ऑफ फ्रेश एयर, की जो फ्रेश एयर प्रेजेंट है एल्वियोलाई के अंदर उसकी ऑक्सीजन ब्लड को दी जाएगी, और जो ब्लड के अंदर CO2 है वो एल्वियोलाई के अंदर दी जाएगी। तो जो ये वाला एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो लंग्स की एल्वियोलर साइट पे प्रेजेंट है, और ये जो गैसियस एक्सचेंज है वो होगा थ्रू म्यूकस ये गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म किया जाएगा। फिर हमने पहले भी ये कंपोजिशन पढ़ी हुई है कि जो इंस्पायर्ड एयर कंपोजिशन है, कि जो एयर हम इंस्पायर करते हैं उसकी कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और CO2 इनके बारे में बात करेंगे। ये कितनी परसेंट होती है इंस्पायर्ड एयर में और इनका पार्शियल प्रेशर कितना है। तो नाइट्रोजन है वो 78.6% है, इसका पार्शियल प्रेशर है 597 mm ऑफ Hg। ऑक्सीजन है वो 12.84% प्रेजेंट है, इसका पार्शियल प्रेशर होगा 159 mm ऑफ Hg। और जो CO2 है वो 0.03% प्रेजेंट है और उसका पार्शियल प्रेशर है 0.3 mm ऑफ Hg। जो इंस्पायर्ड एयर है टाइडल वॉल्यूम के अंदर हम पढ़ते हैं, उसकी क्वांटिटी है 500 ml। जो एयर हमने इंस्पायर की एक बार में, एक सिंगल इंस्पिरेशन में, उसकी क्वांटिटी कितनी है 500 ml। इस 500 ml के दो पार्ट होते हैं, एक तो 150 ml का, एक 350 ml का। जो ये 150 ml है इसको हम बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। हमारा जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उस रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर इंस्पायर्ड एयर का 150 ml रिमेनिंग रहेगा। मतलब जो एयर हम इंस्पायर करेंगे उस इंस्पायर्ड एयर का 150 ml हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में रह जाता है, और इस रेस्पिरेटरी ट्रैक को हम बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। और इसके अंदर जो ये वॉल्यूम रही है इसे हम बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम, जो कि कितनी है 150 ml। और हमारे लंग्स की एल्वियोलाई के पास कितनी पहुंचती है, सिर्फ 350 ml। जो इंस्पायर्ड एयर हमने ली वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट फाउल एयर के साथ मिक्सअप हो जाएगी, और इस मिक्सअप होने की वजह से हमारी एल्वियोलाई के पास जो
एयर पहुँचेगी उस एयर के अंदर इंस्पायर्ड एयर के कंपैरिजन में ऑक्सीजन कम होगी और CO2 ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू इंस्पायर्ड एयर। की एयर तो हमने दूसरी क्वांटिटी में इंस्पायर की थी, लेकिन पहुँचते पहुँचते एल्वेलाई के पास ऑक्सीजन कम हो गई और CO2 ज़्यादा हो गई। एल्वेलाई के पास एयर कैसी है, मिक्स्ड फॉर्म में पहुँचेगी कि वहाँ पर जो फोल रेजिडुअल एयर है उसके साथ मिक्स होके फ्रेश इंस्पायर्ड एयर मिक्स होके पहुँचेगी, जिसकी वजह से जो कंपोजिशन है वो इंस्पायर्ड एयर के कंपेरिजन में अलग मिलेगी। जैसे हम एल्वेलाई एयर कंपोजिशन की बात करें, जैसे अभी हमने इंस्पायर्ड एयर कंपोजिशन की बात की है, वैसे ही एल्वेलाई एयर कंपोजिशन की बात करें तो जो नाइट्रोजन है वो 74.09%, ऑक्सीजन है वो 13.06% और जो CO2 है वो 5.3%। इनके पार्शियल प्रेशर की अगर हम बात करें तो इसका पार्शियल प्रेशर रिड्यूस हो गया 569 mm ऑफ Hg पे, इसका पार्शियल प्रेशर 104 mm ऑफ Hg और इसका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो गया 40 mm ऑफ Hg। एक बार अगर इसे हम इंस्पायर्ड एयर से कंपेयर करें कि यहाँ नाइट्रोजन 78.6 थी और 597 इसका पार्शियल प्रेशर था, वहीं जब एयर पहुंची है एल्वेलाई के पास में तो उसका नाइट्रोजन का जो परसेंटाइल है वो 74.09 डिक्रीज हो गया, उसका पार्शियल प्रेशर भी डिक्रीज हो गया। ऑक्सीजन का कंटेंट जहाँ इंस्पायर्ड एयर में 20 था वो अब कितना आ गया 13। इंस्पायर्ड एयर के अंदर ये 159 था, ये 104 बचा और ये 0.03% और 0.3 mm Hg प्रेशर था CO2 का, वो इंक्रीज होकर इतना हो गया क्योंकि जो एल्वेलाई के पास एयर पहुंची है ना वो फोल एयर के साथ, बेकार एयर के साथ मिक्सअप होके पहुंची है, जिसकी वजह से इंस्पायर्ड एयर के कंपोजिशन के कंपैरिजन में एल्वेलाई एयर कंपोजिशन हमें अलग मिलेगा। फिर जो लंग्स की एल्वेलाई है, लंग्स एल्वेलाई को सप्लाई किया जाता है ब्लड। कौन करेगा कि जैसे लंग्स की एल्वेलाई है, इसके पास ये कैपिलरी आती है, थोड़ा सा स्पेस है, कैपिलरी आती है, ये कैपिलरी है पल्मोनरी आर्टरी से। कि जो पल्मोनरी आर्टरी है हार्ट के इधर राइट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल के अंदर जो बॉडी से ब्लड आएगा, बॉडी से जो ब्लड आता है वो राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेजा जाएगा। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें कैसा ब्लड है, वीनस ब्लड है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और यहाँ पर ये है कैपिलरी, यहाँ से ब्लड लेके जाती हैं 4 पल्मोनरी वेन्स, इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा और ये सप्लाई करेंगी लेफ्ट ओरिकल को, लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ब्लड पहुँचेगा बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर जो ये ब्लड लेके आई है पल्मोनरी आर्टरी, इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 अलग होगा। एल्वोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अलग होगा। तो जो इन दोनों के पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल है। तो जो गैसियस एक्सचेंज है वो पल्मोनरी आर्टरी के ब्लड और एल्वोलाई के अंदर जो इंस्पायर्ड एयर है उन दोनों के बीच में होगा। तो एट ए टाइम अगर हम देखें तो जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं इनके अंदर हमारी बॉडी का 9% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम प्रेजेंट होगा एट ए टाइम। की अगर हम हमारी बॉडी में किसी भी टाइम ये ऑब्जर्व करें कि हमारी बॉडी का कितने % ब्लड इन कैपिलरीज में प्रेजेंट है, तो हमारी बॉडी के टोटल ब्लड वॉल्यूम का 9% ब्लड है वो इन कैपिलरीज में प्रेजेंट मिलेगा। इन कैपिलरीज की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो
पल्मोनरी जो कैपिलरी है इनकी थिकनेस होती है 0.6 माइक्रोमीटर और इनका डायमीटर होता है अबाउट 5 माइक्रोमीटर। तो जो ये थिकनेस इतनी कम है, डायमीटर इतना है, ये अलाउ करता है रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैस। यहाँ का जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अगर इसके अंदर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो वह है 40 mm ऑफ Hg। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की बात करें तो वो है 46 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 40, यहाँ पर ऑक्सीजन 104। तो ये डिफ्यूज़न के लॉ के अकॉर्डिंग हायर टू लोअर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन मूव करेगी। और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 46, यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40, तो 6 का इनिशियल प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा जिसकी वजह से CO2 ब्लड से एल्वेलाई के अंदर मूव करेगी। तो 2 स्टेप होते हैं। 2 स्टेप कौन कौन से हैं कि अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय पल्मोनरी ब्लड, और दूसरा स्टेप कौन सा होगा, अपटेक ऑफ CO2 बाय एल्वियोलर एयर, कि यहाँ से जो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन है वो तो पल्मोनरी ब्लड ले लेगा और जो ब्लड के अंदर CO2 है वो एल्वियोलर एयर में एक्सचेंज कर दी जाएगी। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है एल्वियोलाई के अंदर वो 104 का है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कितना है 40, तो ये इसका एक पार्शियल डिफरेंस बनेगा 64 mm ऑफ Hg का, कि यहाँ पर ये 104, यहाँ पर 40, तो 64 mm ऑफ Hg का इनिशियल प्रेशर डिफरेंस बनता है। ये इनिशियल प्रेशर डिफरेंस है वो रिस्पॉन्सिबल है डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू वीनस ब्लड, और इसको हम बोलते हैं लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या की गई है ब्लड के अंदर, लोडिंग की गई है हीमोग्लोबिन के अंदर, प्लाज्मा के अंदर। अब इस लोडिंग की वजह से जहाँ अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 था, अब ब्लड कैसा हो गया ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गई, ऑक्सीजन ज़्यादा आ गई। अब जो ब्लड यहाँ से मूव ऑन करेगा उस ब्लड के अंदर जो पल्मोनरी वेन है उसके अंदर जो ब्लड है उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 से इंक्रीज हो गए 95 mm ऑफ Hg हो जाएगा। तो अब जो ये आर्टीरियल ब्लड है पल्मोनरी वेन के अंदर, कि जो पल्मोनरी वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ऑक्सीजन की टेंशन, मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 95 mm ऑफ Hg। O2 का कंटेंट कितना है 19.8 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, कि पर 100 ml ऑफ ब्लड में 19.8 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। और परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, की हीमोग्लोबिन के साथ कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड हुए 97 to 99%। जैसे एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो कैपेसिटी रखता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करने की। जैसे पहले अगर एक ऑक्सीजन बाइंड हुआ तो 25% सेचुरेशन, दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड होगा तो 50%, तीसरा भी बाइंड हो गया तो 75%, और जब 4 मॉलिक्यूल बाइंड हो जाते हैं मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल तो 100% सेचुरेशन तक हीमोग्लोबिन सेचुरेट हो जाएगा। ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात। लेकिन जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज की कंडीशन हम क्या रख दें, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। हैवी एक्सरसाइज के ड्यूरिंग क्या होगा कि भाई जैसे कोई भी एक पर्सन है, हर एक पर्सन जब एक्सरसाइज करता है तो उसे नॉर्मल के कंपैरिजन में 20 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कि जो नॉर्मल हम रेस्टिंग कंडीशन में उसके कंपैरिजन में जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें 20 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दूसरा कि हमारा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा, हमारा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा। कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं उनके अंदर जो ब्लड के रुकने
का जो टाइम है, ब्लड के ठहरने का जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है कॉन्टैक्ट में, एल्वेलाई के कॉन्टैक्ट में रहने का, वो हाफ हो जाएगा नॉर्मल के कंपैरिजन में। तो जो ये दो सिचुएशंस हैं, इन दो सिचुएशन को कोप अप करने के लिए, ताकि हमारे ब्लड का सैचुरेशन है ऑक्सीजन के साथ, सैचुरेशन अफेक्ट ना हो ऑक्सीजन के साथ, तो दो कंडीशन आती हैं कि एक तो हमारी बॉडी क्या करे, नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो कि पार्टिसिपेट करती हैं यहाँ एक्सचेंज में, उनके नंबर को इंक्रीज कर दे। दूसरा क्या करे कि जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की जो डिफ्यूज़न कैपेसिटी है, उस डिफ्यूज़न कैपेसिटी को 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा। कि यहाँ पर जो ब्लड डिफ्यूज़न की कैपेसिटी थी, पहले अगर 10 ml डिफ्यूज़ हो रहा था 1 मिनट में, तो अब 1 मिनट में 30 ml डिफ्यूज़ होने लगेगा। और जो ब्लड कैपिलरीज यहाँ कॉन्टैक्ट में होंगी, उनका नंबर बढ़ा दिया जाएगा कि भाई पहले अगर 5 ही कैपिलरी थी, तो अब 10 कैपिलरी कॉन्टैक्ट में होंगी, क्योंकि यहाँ ब्लड के पास ऑन होने की स्पीड बढ़ गई। जैसे भैया एल्वियोलाई के यहाँ पर जो कैपिलरी हैं, जब हम नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में हैं, तो ड्यूरेशन इन दोनों के कॉन्टैक्ट का वो 2 मिनट है। अब जब कार्डिक आउटपुट बढ़ा, तो उसकी वजह से ये यहाँ ब्लड का ड्यूरेशन सिर्फ 1 मिनट बचा, तो प्रॉपर ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमारी बॉडी कोप अप करेगी कि जो नंबर ऑफ कैपिलरीज हैं इस एल्वियोलाई के कॉन्टैक्ट में, उनके नंबर को बढ़ा दे, और जो मेम्ब्रेन की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा दे हम 3 गुना। तो ये था अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड। अब हम बात करते हैं अपटेक ऑफ CO2 बाय एयर। अपटेक ऑफ CO2 बाय एयर कि यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का, वो कितना है 40 mm ऑफ Hg, और ब्लड कैपिलरी के अंदर जो ब्लड है पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर, उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो है 46 mm ऑफ Hg। तो यहाँ से यहाँ पर एक इनिशियल पार्शियल प्रेशर डिफरेंस जनरेट होगा, जो कि 6 mm ऑफ Hg का है, और इस वजह से ही डिफ्यूज़न के थ्रू हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर जो CO2 है वो मूव करेगी। अब हम कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं रेट ऑफ गैसियस एक्सचेंज थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू जो फैक्टर्स है, कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे। एक तो कि इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो 1 mm से कम होनी चाहिए। दूसरी कि जो इस मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी कि जो डिफ्यूज़न कोफिशिएंट है, डिफ्यूज़न कोफिशिएंट ऑफ गैसेस, वो ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि CO2 का डिफ्यूज़न कोफिशिएंट है वो O2 के कंपैरिजन में 20 टाइम्स ज़्यादा है, तो जो CO2 का डिफ्यूज़न रेट है वो ऑक्सीजन से 20 गुना तेज डिफ्यूज़न होगा CO2 का। फोर्थ वन क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है अक्रॉस मेम्ब्रेन, कि यहाँ 40 है, यहाँ 46 है, तो एक प्रेशर डिफरेंस आ गया। अगर यहाँ भी 40 होता है, यहाँ भी 40 होगा, तो गैस किसी भी साइड में मूव ऑन नहीं करेंगी। तो इन दोनों के बीच में, सरफेस के बीच में एक पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होना ही चाहिए। ये बात थी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, कि एल्वियोलाई के सरफेस पे कैसे रेस्पिरेशन होगा। अब हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की। इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब कि सेलुलर लेवल, या फिर हम बात करते हैं टिश्यू लेवल की, कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से पहुंचाया जाएगा 4 पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ओरिकल से, लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से सप्लाई किया जाएगा बॉडी ऑफ टिश्यू ऑफ बॉडी को। तो जो एक्सचेंज है इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर, जो एक्सचेंज है वो एक्सचेंज किस किस के बीच में होगा, कि यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड बॉडी को पहुंचाया जाएगा, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन और CO2 है उसका एक्सचेंज किया जाएगा बॉडी टिश्यू या फिर सेल के साथ।
जो मैकेनिज़्म था इंटरनल रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज़्म था, वो मैकेनिज़्म सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे लुडविग। उन्होंने 1872 में इस मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन किया था। बॉडी टिश्यू के लेवल पे अगर हम बात करें, एट लेवल ऑफ बॉडी टिश्यू जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो लेस देन 35 mm ऑफ Hg है, जिसकी वजह से बॉडी टिश्यू के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 35 mm ऑफ Hg से कम है। तो जो ब्लड आएगा, ब्लड के अंदर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के कम होने की वजह से ये फेवर करेगा डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन। तो जो ऑक्सीजन है वो तो टिश्यू यूज अप कर लेगा, हीमोग्लोबिन है वो CO2 को फर्दर अपने साथ बाइंड कर लेगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन कैरी करके लाई जा रही थी वो टिश्यू को दे दी गई। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम किसी एक्टिव टिश्यू की बात करें, एक्टिव टिश्यू मतलब जो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, जिसके अंदर कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म की प्रोसेस चल रही है, तो उसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो हमेशा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से ज़्यादा मिलेगा। इसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन फेवर किया जाएगा कि जो डिसोसिएशन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, इन हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाएगी। हर एक जो 100 ml है हमारे ब्लड का, 100 ml ऑफ ब्लड वो हमारे टिश्यू के अंदर 4.4 ml ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन को रिलीज करेगा और 0.17 ml को प्लाज्मा के थ्रू रिलीज किया जाएगा सेल के अंदर। कि जो टोटल रिलीज है वो 5 ml है, नियर अबाउट 5 ml। तो उस नियर अबाउट 5 ml का जो RBC के हीमोग्लोबिन के थ्रू तो 4.4 ml टिश्यू में रिलीज किया जाएगा और 0.17 ml प्लाज्मा के थ्रू रिलीज किया जाता है सेल के अंदर। हम बात करें सेलुलर लेवल पे, एट सेलुलर लेवल, तो जो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर का जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो है 55 mm ऑफ Hg। और जो ब्लड है, आर्टीरियल ब्लड है, उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो है सिर्फ 40 mm ऑफ Hg। तो यहाँ हायर पार्शियल प्रेशर है, यहाँ लोअर पार्शियल प्रेशर है। तो जो टिश्यू है उससे एक डिफ्यूजन ग्रेडियंट के थ्रू इनिशियल पार्शियल प्रेशर बनेगा, डिफरेंस बनेगा 12 mm ऑफ Hg, जिसकी वजह से हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर CO2 का एक्सचेंज किया जाएगा फ्रॉम सेल या टिश्यू टू ब्लड। अब जो ब्लड है वो उसके अंदर पहले CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना था ब्लड के अंदर, जो आर्टीरियल ब्लड आ रहा था, जैसे कि भाई ये बॉडी टिश्यू है, इसके अंदर CO2 बन रही है, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 52। और जो ब्लड आ रहा था उस ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है सिर्फ 40। तो यहाँ से यहाँ पर CO2 मूव करेगी। अब जब ये ब्लड यहाँ से जाएगा तो इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इस 40 से इंक्रीज होकर कितना कर दिया जाएगा 46 mm ऑफ Hg हो जाएगा। यहाँ पर जो CO2 है वो ब्लड को दे दी गई है, तो यहाँ इसे बोलते हैं हम लोडिंग ऑफ CO2। अब जो ये वीनस ब्लड है इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें, वीनस ब्लड कंपोजिशन की, तो ऑक्सीजन की टेंशन मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 40 mm ऑफ Hg, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ सेल टिश्यू को दे दी गई। दूसरा ऑक्सीजन का कंटेंट कितना बचा, सिर्फ 14.4 ml, लेके कितना आया था ये 19.8 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड लेके आया था और नियर अबाउट 5 ml दे दी गई है इस टिश्यू को, और बचा के कितनी लेके जा रहा है 14.4 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। और जो हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन है वो जहाँ 97 to 99% यहाँ आ रहा था, यहाँ पर कितना जाएगा 75%। इसका मतलब 25% ऑक्सीजन है वो इसे टिश्यू को दे दी गई है। फिर हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन।
कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ये है इट इज़ द परसेंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड बाय टिश्यू, कि टिश्यू ने कितनी परसेंट ऑफ ऑक्सीजन का यूज़ किया है। इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि O2 टेकन अप बाय टिश्यू फ्रॉम ब्लड अपॉन O2 कंटेंट ऑफ आर्टीरियल ब्लड इंटू 100। तो ऑक्सीजन कितनी दी है, 5 ml दी है। टोटल कितनी लेके आया था, 19.8 ml, नियर अबाउट 20 ml। तो ये कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 25% ऑक्सीजन है वो टिश्यू यूज़ कर लेता है ब्लड की। और जब हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जब हमारी मसल्स पूरे तरीके से एक्टिव हैं, तब ये लेवल पहुंच जाता है 75 to 85%, कि हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो ऑक्सीजन का 75 to 85% यूज़ कर लेते हैं। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम ऐसे समझने में, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।